हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं हैंस जे मॉर्गेंथौस 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। इसमें ना ही हम सिर्फ इन 6 प्रिंसिपल्स को समझेंगे बल्कि मॉर्गेंथौ के इन प्रिंसिपल्स का क्रिटिसिज्म और सिग्निफिकेंस भी फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हैंस जे मॉर्गेंथौ को रियलिज्म का एक फाउंडिंग फादर माना जाता है। उन्होंने रियलिज्म को एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल रिलेशंस थियोरी के तौर पर डेवलप किया था और उन्हें एक क्लासिकल रियलिस्ट माना जाता है। क्लासिकल रियलिस्ट कौन होते हैं? अगर आपने रियलिज्म वाली वीडियो का सेकंड पार्ट देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। मॉर्गेंथौ जिन थिंकर्स के वर्क्स और आइडियाज से इन्फ्लुएंस थे वो थे राइनोल्ड नीबर, जो कि उनके एक अच्छे दोस्त भी थे, और साथ ही साथ थॉमस हॉब्स। यहाँ तक कि जैसा हॉब्स ने ह्यूमन नेचर को माना है, मॉर्गेंथौ के अकॉर्डिंग भी ह्यूमन नेचर वैसा ही है, सेल्फिश एंड ईगोइस्टिक। इनका जो फोकस रहा है वो है पावर पॉलिटिक्स पर। वो पॉलिटिक्स में पावर के कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए वो ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। तो वो पॉलिटिक्स को पावर के पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं। एंड ही ऑल्सो रिजेक्ट्स द मॉरलिस्टिक अप्रोचेस टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जैसे कि लिबरलिज्म है, वो एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है जो मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, लेकिन इन्हीं मॉरल प्रिंसिपल्स को मॉर्गेंथौ रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई खास रोल नहीं प्ले करते हैं, बल्कि वो रियलिस्टिक फैक्टर्स पर एम्फसाइज करते हैं जिसमें वो डिप्लोमेसी को इंक्लूड करते हैं। देखिए, मॉरल अप्रोचेस बात करती हैं कि ह्यूमन नेचर कोऑपरेटिव होता है, स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करती हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट्स एक दूसरे के साथ वॉर नहीं करती हैं। ऐसी बातों को रियलिस्ट एक यूटोपिया मानते थे, एक आदर्शवाद मानते थे, और इसीलिए वो इनको रिजेक्ट कर देते थे। मॉर्गेंथौ का जो मेन वर्क है वो है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, जो कि पब्लिश हुआ था 1948 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है रिलेटेड टू रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, और इसी वर्क में उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म दिए थे। हालांकि वो प्रिंसिपल्स उन्होंने अपनी बुक के सेकंड एडिशन में दिए थे। मॉर्गेंथौ की ऐसी स्टेटमेंट जिसने उन्हें हमेशा के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में रेलेवेंट बना दिया है वो है दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और एक तरीके से ये क्लासिकल रियलिज्म को सम अप कर देती है। He considered the human desire for power and to dominate as the main cause of conflict. मॉर्गेंथौ का मानना था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वॉर और कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन क्या होता है, वो होता है ह्यूमन नेचर। क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं वो बहुत सेल्फिश होते हैं, वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा पावर चाहते हैं और साथ ही साथ वो डोमिनेट करना चाहते हैं, और यही कॉज बनता है देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स का और वॉर का, क्योंकि स्टेट्स जो हैं वो बनती तो ह्यूमन से ही हैं। जैसे ह्यूमंस होंगे वैसी स्टेट होगी। और उन्होंने 6 प्रिंसिपल दिए हैं रियलिज्म के इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हम समझने वाले हैं। ऑल्सो क्योंकि वो ट्रेडिशनलिस्ट थे, वो एक क्लासिकल रियलिस्ट थे, उन्होंने उन सो कॉल्ड साइंटिस्ट को अपोज किया जो रियलिज्म और इंटरनेशनल रिलेशंस को अनसाइंटिफिक मानते थे, जो ये चाहते थे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में साइंटिफिक टूल्स लाए जाएं ताकि ये बिहेवियरल साइंसेस की एक ब्रांच बन सके। जैसे बिहेवियरलिज्म दूसरे डिसिप्लिन्स में भी आया, वो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आया टुवर्ड्स द 1950s एंड द 60s, और इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि हर डिसिप्लिन को ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक बनाया जाए, उसमें फैक्ट बेस्ड स्टडी की जाए। तो मॉर्गेंथौ इसके अगेंस्ट थे। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के अलावा भी मॉर्गेंथौ के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, और वो है साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट and the purpose of American politics. So this was brief introduction to Hans J. Morgenthau. अब समझते हैं उनके 6 प्रिंसिपल्स को। जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है that politics is governed by objective laws which have roots in human nature. तो उन्होंने जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट दी है वो है politics like society in general is governed by objective laws that have their roots in human nature.
सिंपलेस्ट वे में मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी इस स्टेटमेंट का मीनिंग, क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि आपको ये प्रिंसिपल समझ में आए। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, सोसाइटी की तरह पॉलिटिक्स भी ऐसे लॉज के द्वारा गवर्न की जाती है जिनका रूट ह्यूमन नेचर में होता है या जिनका आधार ह्यूमन नेचर होता है। सो दैट मीन्स जिन लॉज के थ्रू पॉलिटिक्स की जाती है उन लॉज का आधार या बेसिस ह्यूमन नेचर होता है, और इसीलिए हमें ऐसे लॉज को समझने की जरूरत है ताकि इंटरनेशनल रिलेशंस की एक रैशनल थियोरी को बिल्ड किया जा सके। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इन लॉज को ना तो रिजेक्ट किया जा सकता है ना ही इन्हें चैलेंज किया जा सकता है, और इन्हीं लॉज को आधार बनाकर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक रैशनल थियोरी बना सकते हैं। और वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर के इन लॉज को समझने के लिए हमें ह्यूमन नेचर के फैक्ट्स जानना जरूरी है। तो जो सबसे पहला फैक्ट है ह्यूमन नेचर का, अकॉर्डिंग टू मॉर्गेंथो, मैन इज एनिमस डोमिनेंटी। ह्यूमन अपने लिए ज्यादा से ज्यादा पावर चाहता है, और क्योंकि स्टेट्स रन की जाती हैं ह्यूमंस द्वारा, स्टेट्स भी ज्यादा से ज्यादा पावर चाहती हैं। और इसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि इन ऑब्जेक्टिव लॉज को जानने के लिए हमें ह्यूमन रिलेशंस की हिस्ट्री को भी समझना होगा, क्योंकि इससे एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जा सकेगा, और इससे क्या होगा, एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी बनाई जा सकेगी जो कि देशों के एक्शंस को गाइड कर सकती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो ये था उनका फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कहता है कि पॉलिटिक्स ऐसे लॉज के थ्रू गवर्न की जाती है जिनका आधार या बेसिस ह्यूमन नेचर होता है, और इसीलिए हमें इन लॉज को समझने के लिए ह्यूमन नेचर को जानना जरूरी है। अब आता है उनका सेकंड प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, which says national interest is defined in terms of national power। ये जो सेकंड प्रिंसिपल है ये मॉर्गेंथो के रियलिज्म का कोर है। द सेंटर ऑफ मॉर्गेंथोस रियलिज्म इज द सेकंड प्रिंसिपल, जिसका मतलब ये होता है कि एक देश के जो नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्रहित होते हैं वो उसकी नेशनल पावर पर डिपेंड करते हैं। जितनी एक स्टेट के पास पावर है उसी के बेसिस पर वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिजाइन करेगा, और यहाँ तक कि जो देश है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव भी पावर के थ्रू ही करते हैं। एक ऐसा नेशनल इंटरेस्ट जो कि प्रॉपर पावर द्वारा बैक नहीं किया जाता है, वो सिर्फ पेपर्स और इमेजिनेशंस में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऐसे नेशनल इंटरेस्ट को आप अचीव ही नहीं कर सकते। लेट्स से कि अगर आप एक टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन आपके पास इकोनॉमिक पावर नहीं है उसे परचेज करने की, तो एक देश उस टेक्नोलॉजी को परचेज करना अपना नेशनल इंटरेस्ट थोड़ी ना बनाएगा, बिकॉज वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। फर्दर वो कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकर्स भी पॉलिसीज को फॉर्म पावर के बेसिस पर ही करते हैं। इन पॉलिसीज का आधार देश का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होता है या उस स्टेट की आइडियोलॉजी नहीं होती है, बल्कि उस देश की पावर होती है। फर्दर वो एग्जाम्पल देते हैं कि विंस्टन चर्चिल की पॉलिसीज इसलिए सक्सेसफुल थी क्योंकि वो उनके नेशनल इंटरेस्ट और पावर पर आधारित थी। सो स्टेट्स के लिए पावर सुप्रीम है और आइडियोलॉजी जो है दैट इज जस्ट अ स्मोक स्क्रीन। तो वहां ये इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि स्टेट्स एक दूसरे के साथ वॉर पे जाती हैं ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजीज। उनका मानना है कि आइडियोलॉजी कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अगर स्टेट्स वॉर पे भी जा रही हैं तो उसका रीजन आइडियोलॉजी नहीं होगा, बल्कि नेशनल पावर और नेशनल इंटरेस्ट होगा। आइडियोलॉजी को सिर्फ एक पर्दा या स्मोक स्क्रीन के तौर पर यूज किया जाएगा। पॉलिटिकल मोटिव्स एंड मॉरल प्रिंसिपल्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस प्ले अ माइनर रोल। स्टेट्स के क्या पॉलिटिकल मोटिव्स या उद्देश्य हैं और मॉरल प्रिंसिपल्स यानी कि नैतिक मूल्य, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ही एक माइनर यानी कि छोटा सा रोल प्ले करते हैं। तो ये पूरी तरीके से इन मोटिव्स को और मॉरल प्रिंसिपल्स को अपोज नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनका एक माइनर सा रोल होता है। और साथ ही साथ वो इस व्यू पॉइंट को भी रिजेक्ट करते हैं जो ये कहता है कि मोटिव्स और मॉरल प्रिंसिपल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। सो नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल पावर आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। एक देश की फॉरेन पॉलिसी को भी ये डिटरमाइन करते हैं। इन तीनों के रिलेशन को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जैसी एक देश की नेशनल पावर होगी उस बेसिस पर नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन किए जाएंगे या डिजाइन किए जाएंगे।
और नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कैसे किया जाएगा? थ्रू द फॉरेन पॉलिसी. So, a foreign policy of a country or a state is determined by the national interest and the national power. वहीं फिर आता है थर्ड प्रिंसिपल जो कहता है कि इंटरेस्ट इज ऑलवेज डायनामिक. नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, ये स्टैटिक नहीं है. आज जो एक देश का इंटरेस्ट है जरूरी नहीं है कि कल को भी वो उस देश का इंटरेस्ट होगा. ये स्टैटिक नहीं होता है और पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आने के साथ ये भी चेंज हो जाता है. तो जैसे कुछ समय पहले तक आपने देखा होगा कि यूएसए की टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी विद पाकिस्तान इन कंपैरिजन टू इंडिया, क्योंकि तब वो उनके नेशनल इंटरेस्ट में था. लेकिन आज की पर्सपेक्टिव में यूएसए और इंडिया की टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू यूएस पाकिस्तान, बिकॉज आज यूएसए के नेशनल इंटरेस्ट में है कि वो इंडिया के साथ स्ट्रॉन्गर टाइज एस्टैब्लिश करे. तो नेशनल इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं और इसी प्रकार नेशनल पावर भी डायनामिक है, ये चेंज होती रहती है. नेशनल पावर वाली वीडियो में मैंने इंडिया के पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन किया है कि कैसे इंडिया की जो पावर है वो समय के साथ साथ चेंज हुई है. इसी प्रकार एक देश कभी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, कभी उसकी पावर में कमी आ जाती है. जैसे कि डिसइंटीग्रेशन से पहले सोवियत यूनियन बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन उसके कंपैरिजन में रशिया इतना पावरफुल नहीं रहा. सो नेशनल पावर इज ऑल्सो डायनामिक. इसलिए हमें नेशनल इंटरेस्ट को समय के साथ साथ एनालाइज करते रहना चाहिए, ताकि ना ही सिर्फ देश अपने गोल्स को अचीव कर सके, बल्कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस में हो रहा है उस सिचुएशन को भी प्रॉपर्ली एनालाइज कर सके. ये था थर्ड प्रिंसिपल जो कहता है इंटरेस्ट इज ऑलवेज डायनामिक. फोर्थ प्रिंसिपल इज दैट abstract moral principles cannot be applied to politics. रियलिज्म या पॉलिटिकल रियलिज्म मॉरल प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस को तो समझता है, ये मानता है कि मॉरल प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट तो होते हैं. मॉरल प्रिंसिपल्स या नैतिक सिद्धांत का एग्जाम्पल है जैसे कि जस्टिस होना चाहिए, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, या टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट. रियलिज्म इनको रिजेक्ट नहीं करता है, बल्कि इनकी एग्जिस्टेंस को मानता है, ये एग्जिस्ट करते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं, लेकिन स्टेट के एक्शंस में इन्हें अप्लाई नहीं किया जा सकता. यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये इन मॉरल प्रिंसिपल्स की एग्जिस्टेंस को मानते हैं. और रियलिज्म मानता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ये मॉरल प्रिंसिपल्स कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते हैं. हाँ, एक माइनर रोल जरूर प्ले कर सकते हैं. तो जो यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स हैं इनको स्टेट के एक्शंस में अप्लाई नहीं किया जा सकता है अपनी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में. यानी कि जिस फॉर्म में ये मॉरल प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं सेम उसी फॉर्म में स्टेट्स इन्हें नहीं अप्लाई कर सकती हैं अपने एक्शंस में. और ना ही ये प्रिंसिपल्स एक देश की पॉलिसीज और एक्शंस को डिसाइड करते हैं या डिटरमाइन करते हैं. तो मॉरल प्रिंसिपल्स को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में तो अप्लाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनको फिल्टर करके जरूर अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी स्पेसिफिक कंडीशन में उन प्रिंसिपल्स की जरूरत है तो उनको एनालाइज करके अप्लाई जरूर कर सकते हैं. सो दैट मीन्स कि हम मॉरल प्रिंसिपल्स को उनकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में पॉलिटिक्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा फिल्टर करके, थोड़ा चेंज करके जरूर अप्लाई कर सकते हैं अगर सिचुएशन ये डिमांड करे तो. Realism further believes that states are not expected to observe the same standards of morality as are binding upon and observed by men. जो moral principles humans पर अप्लाई होते हैं and जिनको वो फॉलो करते हैं वो states पर अप्लाई नहीं होते हैं. एक इंडिविजुअल तो अपने लिए कह सकता है कि जस्टिस होना चाहिए, चाहे उसके लिए सारी दुनिया ही खत्म हो जाए, लेकिन स्टेट ऐसा नहीं कह सकती है. स्टेट अपनी लिबर्टी, सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट को इन मॉरल प्रिंसिपल्स के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकती है, क्योंकि पॉलिटिक्स एथिक्स पर आधारित नहीं है. प्रूडेंस शुड बी द गाइड. प्रूडेंस का मतलब होता है केयरफुलनेस. रियलिज्म का मानना है कि मॉरल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते समय प्रूडेंस या केयरफुलनेस बरतनी चाहिए. मॉरल एक्शन लेते समय या मॉरल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते समय उन प्रिंसिपल्स का जो इम्पैक्ट रहने वाला है उसको भी पहले से इवैल्यूएट कर लिया जाना चाहिए. और तभी रियलिज्म का ये मानना है कि मॉरल प्रिंसिपल्स को हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हम फिल्टर करके जरूर अप्लाई कर सकते हैं. और उन्हें अप्लाई करते समय हमें केयरफुल रहना चाहिए,
ये होता है फोर्थ प्रिंसिपल। यहाँ तक कि देश कई बार अपने एक्शंस को मोरालिटी के बेसिस पर जस्टिफाई करते हैं, तो वहां ये इन मॉरल प्रिंसिपल्स को अप्लाई ही तो कर रहे हैं। अब यूएसए एक एग्जाम्पल है। यूएसए ने किस बेसिस पर इराक पर हमला किया था? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। हम तो ह्यूमैनिटी को बचाने जा रहे हैं, यहाँ वो मोरालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है वो सब जानते हैं। ऑयल रिजर्व्स के लिए उन्होंने ये सब किया था। नेक्स्ट इज द फिफ्थ प्रिंसिपल, according to which there is a difference between moral aspirations of a nation and universal moral principles. यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो moral principles या नैतिक सिद्धांत यूनिवर्सली फॉलो किए जाते हैं उनमें, और जो moral aspirations जिस नैतिकता को एक देश फॉलो करता है उसके बीच में एक डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों होता है ये हम यहाँ समझने वाले हैं। तो मैकियावेली की तरह ही मॉर्गेंथो भी ये मानते थे कि एथिक्स का या मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, जिन्हें नैतिक सिद्धांत या नैतिक मूल्य भी कहा जाता है, इनका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई खास रोल नहीं होता है, जैसा कि हमने पिछले प्रिंसिपल में समझा था। ये मानते हैं कि किसी भी देश का नेशनल इंटरेस्ट या उनकी पॉलिसीज कभी भी यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड नहीं होती है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट को तो डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द नेशनल पावर। तो एक देश इन मॉरल प्रिंसिपल्स को एज अ मास्क यूज करता है, यानी कि मखौटे के तौर पर यूज किया जाता है, ताकि एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्रहित को छुपा सके अंडर द मास्क ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। जैसा कि मैंने यूएसए वाला एग्जाम्पल बताया था कि उन्होंने इराक पे हमले को मोरालिटी के बेसिस पर जस्टिफाई किया, बट रियल रीजन तो ये था कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहते थे। दे वांटेड ऑयल रिजर्व्स फॉर देमसेल्व्स। और इसीलिए एक देश के एक्शंस हमेशा नेशनल इंटरेस्ट और पावर पर आधारित होते हैं, ना कि यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स पर। इनको तो सिर्फ एक मखौटे के तौर पर यूज किया जाता है। और इसीलिए डिफरेंस होता है जो मॉरल एस्पिरेशंस एक देश फॉलो करता है उसमें, और जो रियल या यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें। ये होता है फिफ्थ प्रिंसिपल। अब आ जाते हैं सिक्स्थ और फाइनल प्रिंसिपल पे, जो कि है ऑटोनॉमी ऑफ द पॉलिटिकल स्फेयर। इसमें मॉर्गेंथो कहते हैं कि जैसे इकोनॉमिस्ट का अपना स्फेयर या एरिया होता है, लॉयर्स का भी अपना स्फेयर होता है, मॉरलिस्ट का भी अपना स्फेयर होता है, तो वैसे ही रियलिस्ट का भी एक अपना ऑटोनॉमस पॉलिटिकल स्फेयर है। और रियलिज्म क्या स्टडी करता है? ये स्टडी करता है स्ट्रगल फॉर पावर को। नेशंस कैसे पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं, और हर नेशन अपनी पावर को इंक्रीज या मेंटेन करने का प्रयास करता है। फर्दर इसमें यह कहा गया है कि जो इकोनॉमिक, लीगल या मॉरल एस्पेक्ट्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। रियलिज्म में स्टडी करते वक्त इन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, बट जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो दी जाती है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को, क्योंकि वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये है फाइनल प्रिंसिपल, जो कहता है कि जैसे इकोनॉमिस्ट का अपना स्फेयर होता है, वैसे ही रियलिज्म का अपना एक ऑटोनॉमस पॉलिटिकल स्फेयर है। ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। तो ये थे मॉर्गेंथो के 6 प्रिंसिपल्स। उनके इन प्रिंसिपल्स को क्रिटिसाइज भी किया गया है। सबसे पहले इस बेसिस पर कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली द स्ट्रगल फॉर पावर। ये सिर्फ स्ट्रगल फॉर पावर नहीं है, देश आपस में कोऑपरेट भी करते हैं, हमेशा पावर के लिए स्ट्रगल नहीं करते रहते हैं। सेकेंड, इसका जो क्रिटिसिज्म आया है वो आया है लिबरल्स की तरफ से, जो ये कहते हैं कि मॉर्गेंथो ने ह्यूमन नेचर का पेसिमिस्टिक या नेगेटिव व्यू प्रेजेंट किया है। वो ईगोइस्टिक या सेल्फिश नहीं होता है, बल्कि वो तो कोऑपरेटिव होता है एज पर द लिबरल्स। वहीं बेनो वॉसरमैन ने भी उन्हें क्रिटिसाइज किया है। उनका मानना है कि जो मॉर्गेंथो ने डिस्क्रिप्शन किया है ह्यूमन नेचर का, वो साइंटिफिक नहीं है। किस साइंटिफिक स्टडी के बेसिस पर वो ये कह सकते हैं कि सारे ह्यूमंस ईगोइस्टिक होते हैं, पावर सीकिंग होते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं? कौन सी इंपीरिकल स्टडी उन्होंने करी है? ये तो बस उन्होंने ऐसे ही बोल दिया है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ रिसर्च। साथ ही साथ केनेथ वॉल्स ने भी इसी बेसिस पर उनको क्रिटिसाइज किया है। वो भी यही कहते हैं कि हम इंपीरिकली वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि ह्यूमन नेचर कैसा है। हर ह्यूमन एक दूसरे से अलग होता है,
तो उनका जो डिस्क्रिप्शन है ह्यूमन नेचर का वो साइंटिफिक नहीं है। फिर स्टैनली हॉफमैन के अकॉर्डिंग मॉर्गेंथो के जो प्रिंसिपल्स हैं दे सफर फ्रॉम पावर मोनिज्म। सिर्फ एक ही फैक्टर पर ज्यादा फोकस किया गया है और वो है पावर, और दूसरे एस्पेक्ट्स जैसे कि कोऑपरेशन उनकी बात नहीं करी गई है, तो इसलिए ये पावर मोनिज्म से सफर करती है। Also, the rise of non-state actors and their increasing cooperation at international level has made the state-centric realist view weak. Non-state actors का जो राइज हुआ है, देशों के बीच में जो कोऑपरेशन बढ़ी है, उससे रियलिज्म का व्यू पॉइंट वीक हो गया है और इससे मॉर्गेंथो के प्रिंसिपल्स की वैलिडिटी भी थोड़ा कम हुई है, क्योंकि ये कहीं भी नॉन स्टेट एक्टर्स की और कोऑपरेशन की बात नहीं करते हैं। ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रगल फॉर पावर मानते हैं, जहां पे देश आपस में compete करते हैं पावर के लिए, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द रियलिटी। तो ये कुछ इसके क्रिटिसिज्म्स थे। वहीं उनके प्रिंसिपल्स की सिग्निफिकेंस भी है। उन्होंने हमें एक ऐसी थियोरी प्रोवाइड करी जिससे हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने में मदद मिली। उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव जरूर पेश किया है, लेकिन उस पर्सपेक्टिव से भी हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने में हेल्प हुई, बेशक वो पावर के पर्सपेक्टिव से ही क्यों ना हो। इट इज अ गाइड टू स्टेट क्राफ्ट, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करती है इंटरनेशनल रिलेशंस की रियलिटीज को। इससे हमें पता चलता है कि स्टेट्स अपने अफेयर्स को कैसे मैनेज करती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और साथ ही साथ ये हार्श रियलिटीज की बात करता है, ना कि सिर्फ एथिक्स या मूल्यों की। अगर हम सिर्फ एथिक्स की बात करते रहे, मूल्यों की बात करते रहे, तो रियलिटी की बात कौन करेगा? रियलिटी की बात करी है रियलिज्म ने, और वही प्रयास है मॉर्गेंथो के 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म का, जिसके थ्रू उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस की एक रियलिटी बताने की कोशिश करी है। ये नेशनल इंटरेस्ट और पावर के इंपॉर्टेंस को भी रियलाइज करते हैं, वो हम जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स में इसको इंक्लूड किया है। इनके प्रिंसिपल्स की स्टडी के थ्रू हमें पता चलता है कि एक देश के लिए नेशनल इंटरेस्ट कितने जरूरी हैं और कैसे उन्हें नेशनल पावर के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। ऑल्सो इट सीक्स टू बिल्ड अ रैशनल एंड रियलिस्टिक थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इन प्रिंसिपल्स के थ्रू एक प्रयास किया गया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक रियलिस्टिक और रैशनल थियोरी को बनाने का। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस थियोरी में रियलिज्म को पढ़ रहे हैं, उसमें मॉर्गेंथो के इन 6 प्रिंसिपल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका जो एक प्रयास है ये सफल रहा है। तो ये थे मॉर्गेंथो के 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।